प्रोवाइड करवाने पर ठोस जो पदार्थ हैं उनके मध्य की अंतरा आणविक दूरी का मान, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो मान है वो इंक्रीज हो जाता है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो मान है वो 3% यहाँ पे इंक्रीज होता है और आयतन का जो मान है वो 23% यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आयरिंग ने सबसे पहला कथन यही बताया था। यहाँ पे इसको हमने एक डायग्राम से समझाया था। देखिए ठोस पदार्थ आपको दिया हुआ है, इस ठोस पदार्थ में अणु जो है ये आपस में पास पास स्थित हैं। यहाँ पे अंतरा आणविक दूरी का जो मान है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब इसके बाद में इस ठोस पदार्थ को आयरिंग ने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया और टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने पर ठोस जो पदार्थ हैं इनके मध्य की अंतरा आणविक दूरी का जो मान है वो बढ़ गया। अंतरा आणविक दूरी का जो मान है वो कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3% बढ़ गया और यहाँ से आयतन जो है इसके मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी और यहाँ से ठोस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया और द्रव जो है इसके मध्य में जो ये स्पेस यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये रिक्त स्थान यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, इसको आयरिंग ने मुक्त आयतन कहा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आयरिंग ने बताया था कि द्रव जो पदार्थ है, ये यहाँ पे द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ जो हैं इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने पर इनके मध्य में रिक्त स्थान यहाँ पे जनरेट होगी। इन रिक्त स्थानों को आयरिंग ने क्या कहा, रिक्तिका कहा और इनका जो आयतन है उस आयतन को आयरिंग ने क्या कहा, मुक्त आयतन कहा। लेकिन यहाँ पे हम द्रव पदार्थ जो है उनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण यहाँ पे द्रव जो पदार्थ हैं इनके मध्य में अंतरा आणविक दूरी का मान और अधिक बढ़ जाता है और अंतरा आणविक दूरी का मान बढ़ने के कारण मुक्त आयतन का जो मान है वो भी बढ़ जाता है और मुक्त आयतन का मान बढ़ने के कारण यहाँ से जो द्रव के कण हैं ये धीरे धीरे वाष्प जो है उसके कणों में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये भी आपका ध्रुवों का आयरिंग सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आयरिंग जो वैज्ञानिक था इसने क्रांतिक ताप के बारे में बताया। क्रांतिक ताप की परिभाषा आयरिंग ने दी। देखिए क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप आयरिंग ने बताया कि जब हम द्रव पदार्थ जो हैं इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने पर एक ताप ऐसा आता है, उस ताप पर द्रव के जो कण हैं ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो टेम्परेचर जिस पर द्रव के जो कण है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको आयरिंग ने क्या कहा, क्रांतिक ताप कहा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा, ध्रुवों का आयरिंग सिद्धांत जो है आयरिंग नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि जब ठोस पदार्थों को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो ठोस पदार्थों के अंतरा आणविक दूरी का मान 3% बढ़ जाता है और आयतन का जो मान है वो 23% यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे इनके मध्य में रिक्त स्थान जनरेट हो जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को आयरिंग ने मुक्त आयतन कहा। इसके बाद में इस मॉडल को यहाँ पे समझाया गया, ये द्रव पदार्थ है, यहाँ पे इनके मध्य में रिक्त स्थान है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर हम इनको देंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड करवाने पर यहाँ से द्रव के जो कण है वाष्प में कन्वर्ट हो गए और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। और क्रांतिक ताप जो होता है इसको हम T/Tc से डिनोट करते हैं। क्रांतिक टेम्परेचर जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, T/Tc से डिनोट करते हैं। इसके बाद आयरिंग ने ठोसों की उष्माधारिता के लिए एक व्यंजक दिया था और ठोसों की उष्माधारिता को आयरिंग ने Cv से प्रदर्शित किया था और Cv का जो मान है वो आयरिंग ने बताया था, Cv का जो मान है वो बराबर होता है Vs/Vl 3R प्लस Vl माइनस Vs/Vl 3/2R। तो ठोसों की उष्माधारिता का समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त होता है Cv इक्वल टू Vs/Vl 3R प्लस Vl माइनस Vs/Vl 3/2R। यहाँ पे देखिए Cv क्या है, Cv यहाँ पे ठोसों की उष्माधारिता कहलाती है। Vs यहाँ पे ठोस पदार्थ जो हैं, सॉलिड जो हैं, उनका वॉल्यूम कहलाता है। Vl यहाँ पे द्रव पदार्थों का वॉल्यूम कहलाता है। R यहाँ पे गैस नियतांक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आयरिंग ने बताया कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था जो होती है, इक्विलिब्रियम अवस्था जो होती है, इक्विलिब्रियम अवस्था पर द्रव और जो गैस होती हैं इनका औसत घनत्व और घनत्व के मध्य में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वास्तव में इनका औसत घनत्व और घनत्व टेम्परेचर जो होता है उसके मध्य में सरल रेखीय संबंध पाया जाता है। और आयरिंग ने बताया
कि इनके मध्य में क्या सरल रेखीय संबंध होता है, तो ये तो ऊष्माधारिता का व्यंजक हो गया आपका। रोह एवी इक्वल टू होता है रोह नॉट माइनस एटी, जहां पे रोहेवी क्या है, औसत घनत्व है, रोह नॉट और ए क्या है, स्थिरांक है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, और टे यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, इसके बाद में देखिए सरल रेखीय व्यास का जो नियम है, इसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। एक्स अक्ष जो है, इस पर समानित घनत्व लिया गया है, और समानित घनत्व जो है, इसको हम, मैंने आपको बताया था कि समानित घनत्व जो होता है, इसको हम रोह अपॉन रोसी से डिनोट करते हैं। समानित घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोह बाई रोसी से डिनोट करते हैं, और समानित घनत्व जो होता है, इसको हम टी बाई टी सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आयरिंग जो है, इसने समानित घनत्व रोह बाई रो सी और समानित ताप टी बाई टी सी के मध्य में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका जो है ये वाई एक्सेस हो गया। एक्स अक्ष पे हमने यहाँ पे 0, ये आपका 0.5 है, 0.5, 1.0, 1.5, 2 और 2.5। यहाँ से इसी प्रकार 0 होगा, यहाँ पे ये मूल बिंदु होगा। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 होता है। तो यहाँ पे जब ग्राफ का इसने निरूपण किया, तो यहाँ से हमें एक सरल रेखीय व्यास प्राप्त होता है, और ये सरल रेखीय व्यास जो हमें प्राप्त हुआ है, ये प्रायोगिक वैल्यू जो होती है, प्रायोगिक जो मान होते हैं, प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है, उनके आधारित यहाँ पे हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय व्यास का नियम। ठीक है, तो सरल रेखीय व्यास के नियम में आयरिंग ने बताया था कि जब हम समानित घनत्व रो अपॉन रो सी और समानित ताप टी अपॉन टी सी के मध्य में ग्राफ बनाते हैं, तो निम्न प्रकार से हमें एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ये सरल रेखीय